Hello students and welcome to this lecture of Computer Science Paper 2 Database Programming with Oracle. In previous class I explained Unit 1's topics, that is RDBMS concept, Introduction to Oracle, SQL tools, Oracle as a multi-user system, SQL and features of SQL and SQL*+. In this class I am explaining the remaining topics of Unit 1. So let's start this class. So content of this class, what we are going to see in this class, first is getting started with SQL, second writing SQL commands, third component of SQL, fourth database users, fifth database object and sixth elements in SQL. So let's start with the first topic, that is getting started with SQL. In this we will see how to start an SQL software. So some steps are given below. Just follow these steps and you can start the SQL. तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर टू इन्वोक और स्टार्ट SQL. फॉलो द फॉलोइंग पाथ. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, देन क्लिक ऑन ओरेकल, देन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, देन क्लिक ऑन SQL+ आइकॉन और सिंपली क्लिक ऑन SQL+ आइकॉन ऑन डेस्कटॉप एंड इट विल डिस्प्ले एन शोन बिलो. करेंगे तो आपको ये जो पाथ दिया हुआ है इसे आपको फॉलो करना होगा. पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना होगा, देन ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद ओरेकल पे क्लिक करना होगा, उसके बाद एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे, देन उसके बाद SQL+ आइकॉन आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका SQL स्टार्ट हो जाएगा. या फिर सिंपली डेस्कटॉप के ऊपर अगर आपको SQL+ आइकॉन है तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये लॉगिन स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है. तो इस लॉगिन स्क्रीन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको यूज़र नेम देना है, दैट इज़ स्कॉट, पासवर्ड इज़ टाइगर एंड होस्ट स्ट्रिंग इज़ ब्लैंक एंड आफ्टर दैट ओके एंड कैंसल. तो अगर आपने स्कॉट और टाइगर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया है तो आप यहाँ पर ओके क्लिक करोगे तो आपका SQL सॉफ्टवेयर जो है वो रेडी टू यूज़ हो जाएगा, रेडी टू वर्क हो जाएगा. तो यहाँ पर जो ये लॉगिन स्क्रीन दिया हुआ है ये ओरेकल 9 का है. अभी ओरेकल का वर्जन चल रहा है 11G का भी पॉइंट समथिंग कुछ वर्जन चल रहा है उसका. तो ओरेकल 9 का आपका यहाँ पर ये जो लॉगिन स्क्रीन दिखाई दे रहा है. यहाँ पर पूरे इसमें आपको यहाँ पर यूज़र नेम स्कॉट ही यूज़ करना पड़ता था और पासवर्ड टाइगर ये ओपन था. और अगर आप इसको कस्टमाइज़ करते या अपने इसे पर्सनलाइज करते तब आपका इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड चेंज हो जाता था, लेकिन अभी यहाँ पर स्कॉट और टाइगर ही है. सो वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. Writing SQL commands. How to write an SQL command? While writing SQL commands, following tips are helpful in order to construct valid statements that are easy to read and edit. जब आप SQL कमांड्स लिखते हो तो कुछ टिप्स दी हुई है जो हेल्पफुल होती है यूज़र के लिए ताकि आप एक वैलिड स्टेटमेंट जो है वो क्रिएट कर सको जो ईजी टू रीड होनी चाहिए और ईजिली एडिट भी होनी चाहिए. तो फर्स्ट टिप क्या है? SQL कमांड्स में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लाइन्स बट वर्ड्स कैन नॉट स्प्लिट अक्रॉस द लाइन. SQL की जो कमांड है वो एक या एक से ज़्यादा लाइंस में आ सकती है, लेकिन वर्ड्स जो है जो कमांड नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनवैलिड एज कमांड एग्जिट इज़ ब्रोकन इनटू 2 लाइन्स. क्योंकि हमारी फर्स्ट टिप ये है कि आपके वर्ड्स जो है वो ब्रोकन नहीं होने चाहिए. 1 और 2 लाइन में, एक या एक से ज़्यादा लाइन में आपकी कमांड आ सकती है, स्टेटमेंट्स आ सकती है, लेकिन वर्ड्स जो है वो स्प्लिट नहीं होने चाहिए. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब भी SQL के जब हम कमांड्स लिखते हैं तो वो हम कहाँ पे लिखते हैं? SQL प्रॉम्प्ट में. तो यहाँ पर लिखा हुआ SQL और ग्रेटर देन का साइन, दैट इज़ कॉल्ड SQL प्रॉम्प्ट. फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर EX और IT जो है, एग्जिट जो कमांड है वो 2 लाइन्स में लिखी हुई है. EX अलग लिखा हुआ है और IT अलग, तो इट इज़ नॉट वैलिड. सेकेंड टिप देखते हैं, क्लॉजेज आर रिटन ऑन सेपरेट लाइन. सो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है SQL प्रॉम्प्ट में, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ENAME इज इक्वल्स टू स्कॉट. यहाँ पर जो ये वेयर क्लॉज दिया हुआ है दिस इज कॉल्ड क्लॉजेज. ये जो स्टेटमेंट है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ये एक स्टेटमेंट है अलग, और जो क्लॉज है यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगाई है वो लगाई है वेयर ENAME इज इक्वल्स टू स्कॉट. यहाँ पर टेबल का नाम जो है वो है EMP. सिलेक्ट जो है ये एक रिट्रीव कीवर्ड है. रिट्रीवल लैंग्वेज के अंदर सिलेक्ट का स्टेटमेंट यूज़ करते हैं हम ताकि डेटा को रिट्रीव कर सके फ्रॉम. EMP है. वेयर क्लॉज हम इसलिए
यूज़ कर रहे हैं, हमें किस यूज़र का नाम वहाँ से निकालना है, किसका रिकॉर्ड हमें चाहिए वहाँ से, वेयर ई नेम इज इक्वल्स टू स्कॉट। तो वेयर ई नेम इज इक्वल्स टू स्कॉट इज कॉल्ड एज क्लॉजेस। सो वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज एसक्यूएल कमांड्स आर नॉट केस सेंसिटिव बट डेटा इज केस सेंसिटिव। यहाँ पर जो एसक्यूएल कमांड्स है वो केस सेंसिटिव नहीं है। आप कैपिटल में भी लिख सकते हो और आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, लेकिन जो डेटा आप सेव करने वाले हो, आप कैपिटल में करोगे तो वो कैपिटल में ही सेव होगा, आप स्मॉल में करोगे तो वो स्मॉल लेटर्स में सेव करोगे तो वो स्मॉल लेटर्स में ही सेव होगा। और जब भी आपको इसको यूज़ करना होगा या रिट्रीव करना होगा तो आपको उसी फॉर्म में लिखना होगा जिस फॉर्म में आपने उसको रिकॉर्ड किया है, स्टोर किया हुआ है। तो एसक्यूएल कमांड्स आर नॉट केस सेंसिटिव बट डेटा इज केस सेंसिटिव। डेटा जो है हमारा केस सेंसिटिव होता है यहाँ पर। तो एसक्यूएल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम इज इक्वल्स टू स्कॉट। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि सिलेक्ट की स्पेलिंग में सी जो है वो कैपिटल लिखा गया है, तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, यहाँ पर ई नेम इज इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड में स्कॉट लिखा है, तो ये जो है केस सेंसिटिव है। स्कॉट जो है ये केस सेंसिटिव है। नेक्स्ट टिप है एसक्यूएल कमांड इज एंटर्ड एट द एसक्यूएल प्रॉम्प्ट कॉल्ड एज एसक्यूएल बफर and only one statement can be active at a time in the buffer and it can be run by following method। जो है वो हम प्रॉम्प्ट में और सब वो नंबर्ड होती है 1 2 3 4 5। 1 तो हम वहाँ पे 1 का नंबर नहीं होता है, लेकिन 2 3 4 5 जहाँ तक हमारी स्टेटमेंट चलेगी, जहाँ तक हमारी प्रोग्राम चलेंगे वहाँ तक वो उसको नंबर देता है। दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल बफर। ओनली वन स्टेटमेंट कैन बी एक्टिव एट अ टाइम इन द बफर एंड इट कैन बी रन बाय फॉलोइंग मेथड। तो जब हम ये यहाँ पर जो है एक ही स्टेटमेंट जो है एट अ टाइम रन होती है, तो जब हम स्टेटमेंट को रन करना चाहते हैं बफर में, तब हम वहाँ पर उसके लिए कुछ मेथड दिया हुआ है, प्लेस अ सेमीकोलन एट द एंड। अगर आप अपना स्टेटमेंट रन करना चाहते हो, जैसे सी में C++ में हमने देखा है कि जो हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेट होता था वो सेमीकोलन से होता था, तो वैसे ही एसक्यूएल में भी स्टेटमेंट टर्मिनेट होता है सेमीकोलन से। या फिर प्लेस अ फॉरवर्ड स्लैश ऑन अ सेपरेट लाइन, दूसरी लाइन में आप फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करके आप स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है एसक्यूएल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अब इस स्टेटमेंट को हम अलग अलग डिफरेंट वेज में कैसे लिख सकते हैं का सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, हमने सिलेक्ट अलग लाइन में लिखा, स्टार दूसरी लाइन में लिखा, फ्रॉम तीसरी लाइन में लिखा एंड फोर्थ लाइन में ईएमपी लिखा और उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया। हमने क्या बोला कि सेमीकोलन लगाकर हम स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं बफर, बिकॉज ओनली वन स्टेटमेंट कैन बी एक्टिव एट अ टाइम। एक ही स्टेटमेंट एक्टिव हो सकती है और वो कहाँ पर एक्टिव होगी, जहाँ पर सेमीकोलन होगा वो एक उसकी लाइन कंसिडर करेगा, एक कमांड कंसिडर करेगा और उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। ये स्टेटमेंट वैलिड है, हमने अलग अलग लाइन में सभी को लिखा है, लेकिन ये फिर भी वैलिड है क्योंकि यहाँ पर लास्ट में हमने सेमीकोलन का यूज़ किया है। सेकंड जो है एसक्यूएल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया है, तो या तो हम सेमीकोलन से टर्मिनेट कर सकते हैं या फिर हम फॉरवर्ड स्लैश से कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाया है तो ये स्टेटमेंट भी वैलिड है। अब थर्ड देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी एंड नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा सिर्फ स्लैश लगाया है। तो ये तरीका भी है आपके कमांड को एग्जीक्यूट करने का। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। In order to work with database, SQL supports following categories of languages। SQL जैसे C++ के कंपोनेंट्स थे, C++ के फीचर्स थे, जैसे कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तो वैसे ही SQL के भी कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमें 5 लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी जो SQL सपोर्ट करता है। तो पहली लैंग्वेज जो है वो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज़ कॉल्ड DDL। It is used to create, remove or alter the structure of table and database object। ये जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, ये इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं, डेटा को डिफाइन करने के लिए, हम डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस को बनाने के लिए हम इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। दैट इज़ DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज।
तो इस लैंग्वेज में हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं टेबल को, टेबल का स्ट्रक्चर एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोसेसेस। कौन कौन सी प्रोसेसेस यहाँ पर परफॉर्म होती है या फिर कौन कौन से एक्शन हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ टेबल, सेकेंड अल्टरिंग टेबल, ड्रॉपिंग टेबल, ट्रंकेटिंग टेबल एंड ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग प्रिविलेजेस। क्रिएशन ऑफ टेबल मतलब आप यहाँ पर टेबल क्रिएट करोगे जहाँ पर आप अपना डेटा स्टोर करके रखने वाले हो, तो उसके लिए आपको पहले टेबल क्रिएट करना होगा। तो वो टेबल आप किस लैंग्वेज का यूज़ करके करोगे, DDL का यूज़ करके। आफ्टर दैट यू कैन अल्टरिंग टेबल, टेबल को अल्टर करना है। सपोज़ करो कि आपने टेबल का स्ट्रक्चर बनाते वक्त जो फील्ड्स बनाई थी उसका साइज़ स्मॉल है, तो आप उसको चेंज करके आप क्या कर सकते हो, जब आप चेंज करोगे, एडिट करोगे टेबल को, तब आप वहाँ पर अल्टर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जब अल्टर कमांड का यूज़ करते हो, जब आप अल्टर टेबल करते हो तो टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट ड्रॉपिंग टेबल, टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स अगर आपने रखे हुए हैं तो आप उसको क्या करोगे, ड्रॉप करोगे। तो टेबल का रिकॉर्ड तो चला जाएगा लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज़ प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट जो है ट्रंकेटिंग टेबल। ट्रंकेटिंग टेबल में क्या होगा कि टेबल को हम हमेशा नहीं मिलेगा। आफ्टर दैट ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग प्रिविलेजेस, आपको आपका टेबल किसको ग्रांट देनी है वो एक्सेस कर सकता है, और किससे वापस लेनी है ग्रांट, ये हम ग्रांटिंग और रिवोकिंग में देखेंगे। आफ्टर दैट सेकेंड लैंग्वेज इज डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज, दैट इज DRL, शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं उसको DRL। It enables user to retrieve the data which is used to query the existing database. It includes the select statement on tables or views. ये जो DRL है ये यूज़र को इनेबल करता है, यूज़र को एक्सेस देता है कि आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। कहाँ से, डेटाबेस से, जो आपने ऑलरेडी टेबल के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, डेटाबेस में स्टोर करके रखा है। आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हो, दैट इज़ क्वेरी। यू कैन यूज टू क्वेरी द एग्जिस्टिंग डेटाबेस, जो डेटाबेस पहले से ही प्रेजेंट है आप उसको क्वेरी कर सकते हो। सो इट इंक्लूड्स द सिलेक्ट, ओनली वन कमांड इज, ओनली वन एक्शन आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज सिलेक्ट स्टेटमेंट ऑन टेबल्स और व्यूज। या तो टेबल्स पे कर सकते हो या फिर जो लैंग्वेज है वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, DML इसको कहते हैं। डेटा डेफिनेशन के बाद में DML का ही यूज़ होता है, बिकॉज डेटा जब हम टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल के अंदर हमें रिकॉर्ड रखने होंगे, इंसर्ट करने होंगे, और जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तब हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, दैट इज़ DML। इट enables यूज़र टू रिट्रीव, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट द डेटा। यहाँ पर आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, डेटा अपना जो आपने पहले से स्टोर करके रखा है उसको रिट्रीव कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स, अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो बार बार बदलते रहते हैं, तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर। एंड डिलीट द डेटा, डेटा को परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू क्वेरी एंड मैनिपुलेट द एग्जिस्टिंग डेटाबेस। ये जो लैंग्वेज है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा को मैनिपुलेट अच्छे से यूज़ करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए, एग्जिस्टिंग डेटाबेस को क्वेरी और मैनिपुलेट यूज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोसेसिंग स्टेटमेंट ऑपरेशंस ऑन टेबल्स और व्यूज़। तो कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म टेबल्स पे और व्यूज़ पे। फर्स्ट है इंसर्ट, इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड इनटू अ टेबल। टेबल तो हमने बना लिया था किसमें, DDL में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, लेकिन अब हमें डेटा जो है इंसर्ट करना है टेबल के अंदर, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तब हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे बाय यूजिंग DML लैंग्वेज। तो इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड इनटू अ टेबल। सेकेंड, अपडेट, एडिटिंग और मॉडिफाइंग कॉलम्स। हम कॉलम्स को एडिटिंग और मॉडिफाई कर सकते हैं वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड्स। हम उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं और उसके अंदर नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फ़ोन नंबर का एग्जांपल दिया था कि हमारे मोबाइल नंबर्स जो है वो लगभग पहले बदलते रहते थे, तो वो हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं अपडेट कमांड का यूज़ करके। आफ्टर दैट डिलीट, डिलीटिंग अननेसेसरी रिकॉर्ड्स। जिन रिकॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं है उन रिकॉर्ड्स को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट लैंग्वेज है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज़ DCL।
हम यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स हम कर रहे हैं, जो भी DML ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं, इट इनेबल्स द यूज़र टू कंट्रोल द वे डेटा कैन बी एक्सेस और शेयर। डेटा को एक्सेस करना है या फिर डेटा को शेयर करना है, उसके लिए हम यहाँ पर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे कि हमें किसको शेयर करना है और किससे कहाँ से एक्सेस करना है या फिर कौन इसको एक्सेस कर सकता है। सो यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट आती है, पहला है ग्रांट और दूसरा है रिवोक। ग्रांट कमांड जो है अलाउज अदर यूज़र टू शेयर टेबल, दूसरे यूज़र्स को हम ये परमिशन देते हैं, ग्रांट देते हैं कि आप ये टेबल जो है शेयर कर सकते हो। एंड रिवोक डिनाइंग अदर यूज़र टू शेयर टेबल आफ्टर ग्रांटेड। एक बार आपने एक यूज़र को ग्रांट दे दिया कि आप ये टेबल शेयर कर सकते हो, लेकिन रिवोक कमांड का यूज़ करके आपने जो ग्रांट दिया था आप उसको रिटर्न ले सकते हो, वापस ले सकते हो। दैट इज़ रिवोक। ग्रांट यूज़र को एक्सेस करने के लिए दे देना, परमिशन देना, और परमिशन वापस लेने के लिए हम रिवोक का यूज़ करते हैं। एंड फिफ्थ जो है वो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज़ TCL। जितने भी DML कमांड्स हम यूज़ करते हैं, DML ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, हम इस ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का यूज़ करके उसको परमानेंटली सेव कर सकते हैं। इट इनेबल्स द यूज़र टू सेव और अंडू द DML ऑपरेशंस ऑन द डेटाबेस। सेव करने के लिए या फिर अंडू करने के लिए, जो भी अभी तक हमने उसमें ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं उसको अंडू करने के लिए हम इस TCL का यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी कमांड्स होती हैं? पहली है कमिट कमांड, सेविंग ऑल DML ऑपरेशंस परमानेंटली। कमिट कमांड ओरेकल के अंदर क्या होता है कि जैसे हम लोग C लैंग्वेज C++ यूज़ करते थे, तो हमेशा हमें प्रोग्राम रन करने के बाद उसे सेव करने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन ओरेकल के अंदर ऐसा नहीं है। ओरेकल के अंदर वो अपने आप ही सेव हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हम DML ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो कभी कभी सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से वो सेव नहीं हो पाता है। तो जब वो सेव नहीं हो पाता है तब हमारे पास एक कमांड है, दैट इज़ कमिट। तो जितने भी हम DML ऑपरेशन, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये जो 3 ऑपरेशंस हम DML कमांड के अंदर करते हैं, उसको परमानेंटली सेव करने के लिए हम कमिट कमांड का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट रोल बैक टू अंडू ऑल DML ऑपरेशंस अप टू लास्ट सेव। क्या होता है कि कभी कभी हम जो DML ऑपरेशंस है सिर्फ एज इट फॉर एग्जांपल हम करके देखते हैं, तो वो अगर हमें उसे परमानेंटली सेव नहीं करना है तो हम उसको क्या करते हैं, अंडू कर देते हैं, रोल बैक कर लेते हैं फ्रॉम टू लास्ट सेव। जहाँ पर भी हमने लास्ट उसको कमिट किया था वहाँ तक के वो पूरे DML ऑपरेशंस को डिलीट कर देगा। आफ्टर दैट सेव पॉइंट एट द ट्रांजेक्शन। हम कभी क्या होता है कि सपोज़ करो कि आपको एक टेबल दिया, एक 100 पीपल्स का रिकॉर्ड दिया हुआ है और आपको कहा है कि टेबल के अंदर ये सारा रिकॉर्ड जो है वो एंटर करो। तो आपने एक दिन में 50 रिकॉर्ड जो है, 50 लोगों का जो डेटा है वो फीड कर दिया, स्टोर कर दिया टेबल के अंदर। लेकिन अब कल आके आपको 50 के बाद में वो जो रिकॉर्ड्स हैं 51 से आपको फिर से सेव करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक सेव पॉइंट लगा दोगे, जिससे आप कल आओगे तो आपका जो डेटा जहाँ तक आपने फीड किया था वो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपने कहाँ तक परफॉर्म किया था, आपने अपना काम जो है वो कहाँ तक किया था, और फिर आगे आके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो पॉइंट एट द ट्रांजेक्शन हम सेव पॉइंट का यूज़ करके, कमांड का यूज़ करके कर सकते हैं। आफ्टर दैट डेटाबेस यूजर्स, who are the users of database? So there is a 3 types of DBMS user। database management system के 3 types के user हैं। पहला है application programmer। So the application programmer writes application program that uses the database. These programs are usually written in language like COBOL, C, Pascal, etc. These programs operates on the data in the database, and operation includes retrieve, insert, delete or edit data। एप्लीकेशन प्रोग्रामर राइट्स एप्लीकेशन प्रोग्राम। जैसे कि हम अगर एप्लीकेशन बना रहे हैं, अगर हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम क्या हो गए, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। तो दैट यूजेस द डेटाबेस, जो हम यूज़ भी करने वाले हैं, जो हमने ही डिज़ाइन किया है और हम ही उसको यूज़ करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर राइट्स एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट यूजेस द डेटाबेस। दिस प्रोग्राम्स आर यूजुअली रिटन इन लैंग्वेज लाइक, ये जो प्रोग्राम्स है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, कोबोल में, सी में, पास्कल में और एक्सेट्रा। दूसरी लैंग्वेजेस जो हैं, और भी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिख सकते हो। सो दिस प्रोग्राम्स ऑपरेट्स ऑन द डेटा। ये जो प्रोग्राम्स है ये क्या करते हैं, डेटा के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेट करते हैं इन द डेटाबेस।
ऑपरेशन इंक्लूड्स, कौन कौन से ऑपरेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामर कर सकता है? रिट्रीव कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और डेटा को एडिट कर सकता है। सेकेंड है एंड यूज़र और सोफिस्टिकेटेड यूज़र। एंड यूज़र मीन्स अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो हम अपने लिए तो बनाएंगे नहीं, हम किसी और के यूज़ के लिए बनाते हैं हमेशा। सो जो उसको यूज़ करने वाले हैं उसको हम कहते हैं एंड यूज़र। कंपनीज़ के अंदर प्रोडक्ट बनते हैं लेकिन कंपनीज यूज़ करती है यूज़ करते हैं, इसीलिए हम हो गए एंड यूज़र। एंड यूज़र और सोफिस्टिकेटेड यूज़र। द एंड यूज़र इज टिपिकली अ नॉन टेक्निकल पर्सन हु यूजेस डेटाबेस विथ द हेल्प ऑफ द इंटरैक्टिव फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द RDBMS सॉफ्टवेयर। एंड यूज़र कौन है? टिपिकली नॉन टेक्निकल पर्सन है, उसे इसके डेटाबेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो सिर्फ उसको यूज़ करना है उसे। तो एंड यूज़र इज़ टिपिकली अ नॉन टेक्निकल पर्सन, उसे टेक्निकली उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ द इंटरैक्टिव फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द RDBMS सॉफ्टवेयर। अभी देखो मैं एग्जांपल देती हूँ कि हम जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं तो हम यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पर एंड्रॉयड जो है वो जावा के अंदर बना हुआ है, लेकिन जावा लैंग्वेज से हम बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है, लेकिन हम कुछ उसके साथ ग्राफिक्स के साथ में हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ द इंटरैक्टिव फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय RDBMS सॉफ्टवेयर। RDBMS का सॉफ्टवेयर जो भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है उसके हिसाब से आप उस डेटाबेस को यूज़ कर सकते हो। इट अलाउज एंड यूज़र टू परफॉर्म ऑल द बेसिक ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस। जो भी बेसिक ऑपरेशन है, कौन सा? टेबल क्रिएट करना, डेटा इंसर्ट करना, डेटा रिट्रीव करना, डेटा एडिट करना, अपडेट करना, दिस बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय एंड यूज़र। आफ्टर दैट थर्ड डेटाबेस यूज़र इज database administrator, that is called DBA, database administrator. DBA, database administrator, is a controller of data whose responsibility is to ensure the integrity, security and privacy of data. हर कंपनी में एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। उसका काम क्या होता है? उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा इंटीग्रिटी की, कि डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए, डेटा सेफ होना चाहिए, डेटा जो है वो ट्रूथफुल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए एंड प्राइवेसी, डेटा की प्राइवेसी का ध्यान भी कौन रखता है? एडमिनिस्ट्रेटर, दैट इज DBA. DBA सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंट्रोलिंग द इवेल्युएशन ऑफ डेटाबेस सिस्टम इन कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन क्या होता है? जहाँ कोई कंपनी है वहाँ पर DBA का जो रोल है वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंट्रोलिंग द इवेल्युएशन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस को इवॉल्व करना, इवेल्युएट करना कि आज कितना काम हुआ, कल कितना काम हुआ, कल कितना होना चाहिए, ये सब काम कौन करता है? DBA। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान देता है और कंट्रोलिंग द इवोल्यूशन ऑफ डेटाबेस सिस्टम इन कॉरपोरेशन। DBA डिसाइड फॉर द कॉरपोरेशन रिसोर्स नीडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। हर कंपनी का एक टॉप मैनेजमेंट होता है, वो DBA को बताता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को बताता है कि उसे क्या चाहिए, तो उस हिसाब से DBA जो है वो स्ट्रेटेजी तैयार करता है। ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो है वो DBA बनाता है कि कॉरपोरेशन कैसे वर्क करेगा और कॉरपोरेशन को किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों की नहीं ज़रूरत है। तो वो सभी कौन डिसाइड करता है? DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट टास्क इज़ नोन एज अ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। ये जो सारे रोल्स हैं जो परफॉर्म हो रहे हैं, क्या? डेटा सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, प्राइवेसी का ध्यान कौन रखेगा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंट्रोलिंग द इवोल्यूशन ऑफ डेटाबेस, ये भी कौन देखता है? DBA। ओवरऑल स्ट्रेटेजी कौन बनाता है? DBA बनाता है। सो ये सारे जो एक्शन परफॉर्म करता है उस पर्सन को हम कहते हैं डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। A corporation may have several database, each having its own database administrator, or one administrator may take care of several databases. एक कंपनी के अंदर अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इन सारे डिपार्टमेंट्स को देखने के लिए भी अलग अलग पर्सन होते हैं हर डिपार्टमेंट को, या फिर अगर आपकी छोटी कंपनी है तो एक ही पर्सन जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स को देख लेता है। तो कॉर्पोरेशन में हैव सेवरल डेटाबेस, ईच हैविंग इट्स ओन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और one administrator may take care of several databases. So we will go to the next point.
फंक्शंस ऑफ डीबीए, डीबीए के रोल क्या है, वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म करता है। तो डीबीए स्टडीड द रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड फॉर ईच एंटिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। डीबीए क्या करता है, पूरी स्टडी करता है किस चीज़ की ज़रूरत है डेटा को स्टोर करने के लिए, ईच एंटिटी की डिटेल स्टडी करेगा, एंड रिलेशनशिप, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन देम। सेकेंड जो है, डीबीए कलेक्ट्स वेरियस रिलेटेड डेटा और डिफाइनिंग और द क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर। डीबीए क्या करता है, पूरा रिलेटेड डेटा कलेक्ट करता है, डिफाइन करता है, डिज़ाइन करता है मतलब न्यूली डिज़ाइन करता है, डिफाइनिंग मतलब नया से बनाता है, और क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। डीबीए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ डेटाबेस। डीबीए जो है मेंटेन करता है डेटाबेस को। तो अगर डेटाबेस में कोई गड़बड़ होती है तो हम किसे पकड़ेंगे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर को। मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम को, परफॉर्मेंस का सिस्टम अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी कौन देखेगा, डीबीए का, ये भी फंक्शन है डीबीए का। रिस्ट्रक्चर द डेटा एंड व्हेन नेसेसरी, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसी भी चीज़ की ज़रूरत को चेंज करने के लिए, तो ये भी काम कौन करता है, डीबीए करता है, ये भी फंक्शन डीबीए का है। रिस्ट्रक्चर द डेटा एज एंड व्हेन नेसेसरी। डीबीए शुड कीप अ कंट्रोल ओवर कंप्यूटर शेड्यूलिंग। कंप्यूटर शेड्यूलिंग, कब किसको कौन सा क्या एक्सेस देना है, ये कौन करता है, ये कौन डिसाइड करता है, डीबीए। तो ये फंक्शन भी डीबीए का है, कंट्रोल ओवर कंप्यूटर शेड्यूलिंग। डीबीए डिसाइड्स द फिजिकल स्टोरेज एंड ऑल्सो रिकमेंडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। डीबीए का काम क्या है, फिजिकल स्टोरेज को देखना कि स्टोर करने के लिए जगह है या नहीं है, या फिर रिकमेंडेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, नया हार्डवेयर लगाना है, नया सॉफ्टवेयर चेंज करना है। सो ये सब रिकमेंडेशन भी कौन करता है, डीबीए करता है, ये भी फंक्शन ऑफ डीबीए है। ग्रांटिंग अथोराइजेशन फॉर डेटा एक्सेस, यूजर्स को डेटा का एक्सेस करने के लिए ग्रांट देना, ये भी कौन करता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। विदाउट डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के परमिशन के आप वहाँ का डेटा जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते हो। सो विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेटाबेस ऑब्जेक्ट। लिस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन एन ओरेकल। ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं डेटाबेस के, तो पहला ऑब्जेक्ट क्या है, टेबल। टेबल आर बेसिक यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज इन एन ओरेकल डेटाबेस। टेबल्स होल्ड्स ऑल यूजर एक्सेसिबल डेटा। टेबल एक बेसिक यूनिट है, विदाउट टेबल के हम डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो टेबल एक बेसिक यूनिट है डेटा स्टोर करने के लिए। तो टेबल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज इन एन ओरेकल डेटाबेस। टेबल होल्ड्स ऑल यूज़र एक्सेसिबल डेटा, जितने भी यूज़र्स हैं उनका सारा डेटा जो है वो होल्ड करके रखता है, जो बाद में वो एक्सेस करते हैं, बाद में रिट्रीव करते हैं। ईच टेबल हैज़ रोज एंड कॉलम्स एंड रोज and each rows and columns and records. Next है व्यू। व्यूज आर कस्टमाइज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन वन और मोर टेबल और अदर व्यूज। सपोज करो कि आपके पास दो टेबल है और दो टेबल का डेटा जो है वो आप एक जगह पे स्टोर करना, एक जगह पर देखना चाहते हो, तब हम व्यू का यूज़ करेंगे। सो व्यू आर कस्टमाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा इन वन और मोर टेबल और अदर व्यूज। दूसरे व्यूज में से अगर दो टेबल में से डेटा हमें एक जगह रखना है तब हम व्यूज का यूज़ करते हैं। अ व्यू कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ स्टोर्ड क्वेरी। इसको हम स्टोर्ड क्वेरी कहते हैं, जो पहले से ही स्टोर्ड है, हम इसे नहीं क्रिएट करते हैं, ये पहले से ही स्टोर होती है। व्यू डू नॉट एक्चुअली कंटेन डेटा, रादर दे डिराइव डेटा फ्रॉम द टेबल्स ऑन विच दे आर बेस्ड। डेटा व्यू जो है वो हम क्रिएट नहीं करते हैं, व्यू के अंदर कोई भी डेटा नहीं होता है। वो कहाँ से आता है, वो डेटा दूसरे टेबल से लेकर आता है और व्यू हमें उसको एक जगह पर लाकर दिखाता है। तो दे आर बेस्ड, रेफर टू एज द बेस टेबल ऑफ द व्यूज। कहाँ से, कौन से टेबल से हमने लाया है, सपोज करो कि हमारे दो टेबल है, एक टेबल के हमको 3 फील्ड्स देखने हैं और दूसरे टेबल के हमको 3 फील्ड्स देखने हैं। तो ये जो 3 जो फील्ड है, एक टेबल के अंदर 6 फील्ड थे, दूसरे टेबल के अंदर 5 फील्ड्स थे, लेकिन हमें पहले टेबल के 3 फील्ड्स देखने हैं और दूसरे टेबल के हमको 2 फील्ड्स देखने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये टेबल को व्यू के थ्रू एक जगह पे लेकर आके हम उसको देख सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। थर्ड है सीक्वेंसेस। Sequences are database object from which multiple users can generate unique integers. It automatically generate primary key values. प्राइमरी की हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि हमने 3rd सेम में देखा था प्राइमरी की क्या होता है।
एक टेबल के अंदर एक फील्ड को जो है हम प्राइमरी की दे सकते हैं, उस टेबल उस फील्ड को, उस कॉलम को हम दूसरे टेबल में फॉरेन की बना सकते थे। तो यहाँ पर सीक्वेंसेस आर डेटाबेस ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच मल्टीपल यूजर्स कैन जनरेट यूनिक इंटीजर्स। यहाँ पर यूनिक इंटीजर 1 2 3 4 हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इट ऑटोमेटिकली जनरेट प्राइमरी की वैल्यूज़, एक प्राइमरी की वैल्यू वो जनरेट कर देता है। Indexes are optional structure associated with tables. An index can be created to increase the performance of a data retrieval. Indexes जो है ये optional part है SQL के अंदर, आप बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप इंडेक्स बनाते हो तो ये क्या करता है, इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ डेटा रिट्रीवल। डेटा रिट्रीव ईजिली हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इंडेक्स किया वहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि हम कोई नोटबुक कोई बुक, टेक्स्ट बुक देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर इंडेक्सेस में हम फ्रंट पेज देखते हैं कि फ्रंट पेज पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे कौन सा टॉपिक है, और वहाँ से हम इजीली उस पेज पर जाकर जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम कर लेते हैं। तो इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ डेटा रिट्रीवल। नेक्स्ट है क्लस्टर ग्रुप ऑफ one or more tables physically stored together because they share common columns and are often together। क्लस्टर क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा टेबल्स को फिजिकली स्टोर टुगेदर, एक साथ उनको स्टोर करके रखता है, बिकॉज दे शेयर कॉमन कॉलम्स, उनमें कोई ना कोई एक कॉलम जो है वो कॉमन होगा, एंड दे आर ऑफन टुगेदर, उनको एक साथ लाने का काम क्लस्टर करता है। आफ्टर दैट सिनोनाइम्स। सिनोनाइम इज एन अलाइज फॉर एन टेबल, फॉर एनी टेबल। ये यहाँ पर अलाई करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। व्यू, प्रोसीजर, फंक्शन, पैकेज, टाइप। बिकॉज सिनोनाइम इज सिंपली एन अलाइज, इट रिक्वायर्स नो स्टोरेज अदर देन इट्स डेफिनेशन इन द डेटा डिक्शनरी। सिनोनाइम्स का मतलब है ऑलरेडी एक टेबल क्रिएटेड है और उस टेबल को हमें शॉर्ट फॉर्म में देना है। सपोज करो कि हमने एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाया है और उसी एम्प्लॉय नाम को टेबल को हम EMP नाम से स्टोर कर, दैट इज सिनोनाइम। एम्प्लॉय टेबल पहले से ही था, उस टेबल को हम EMP नाम से स्टोर कर रहे हैं, उसी टेबल को। सो दैट इज सिनोनाइम इज एन अलाइज फॉर एन एनी टेबल। व्यू, प्रोसीजर, फंक्शन, पैकेज एंड टाइप। बिकॉज सिनोनाइम इज अ सिंपली एन अलाइज, ये सिर्फ एक अलाइज है दो टेबल्स के बीच में कि कॉमन, मतलब एक अनदर नेम है, एक टेबल का दूसरा नाम है। सो इट रिक्वायर्स नो स्टोरेज, इसलिए इसके लिए कोई स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड इट्स डेफिनेशन इन द डेटा डिक्शनरी, और इसकी डेफिनेशन कहाँ पे मिलती है, डिफाइन कहाँ पे होता है वो, डेटा डिक्शनरी में। 7th है फंक्शंस। SQL फंक्शंस आर built into Oracle database and are available for use in the various appropriate SQL statement। SQL फंक्शंस जो है बिल्ट इन होते हैं Oracle के डेटाबेस के अंदर, और वो अवेलेबल टू यूज़ होते हैं वेरियस अप्रोप्रिएट SQL स्टेटमेंट्स के अंदर, पहले से ही बने होते हैं। जैसे कि हम लोग एक्सेल का यूज़ करते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट का, तो वहाँ पर कुछ फंक्शंस ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो उन फंक्शंस का यूज़ करके, जैसे मैक्स अगर फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, तो वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, यूज़ करते हैं। वैसे ही ओरेकल के अंदर भी ये बिल्ट इन है, और हम इनको जब भी यूज़ करना चाहें SQL कमांड के साथ में यूज़ कर सकते हैं। SQL फंक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम फंक्शन रिटर्न इन PL/SQL। SQL के फंक्शन अलग हैं और PL/SQL के फंक्शन अलग है। PL/SQL जो है ये प्रोसीजर लैंग्वेज /SQL। PL/SQL प्रोसीजर लैंग्वेज को हम किसके साथ मिला रहे हैं, SQL के साथ में, दैट इज़ PL/SQL। और सिंपल SQL के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं और PL/SQL के अंदर डिफरेंट फंक्शन है। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर इज़ अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन। प्रोसीजर इन C++ वी कॉल्ड फंक्शन। प्रोसीजर को ही हम वहाँ पर फंक्शन कहते थे, लेकिन जब हम SQL की बात करते हैं तो हम उसी फंक्शन का नाम यहाँ पर हो जाता है प्रोसीजर। सो प्रोसीजर इज़ अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन, जो एक स्पेसिफिक एक्शन के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रिगर्स। ट्रिगर्स गेट्स ऑटोमेटिकली फायर्स एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन DML ऑपरेशन। अगर हम चाहते हैं कि कोई स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट हमने पढ़ा हुआ था, वैसे ही ट्रिगर होता है। जैसे ही हम ट्रिगर आएगा वहाँ पर क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली फायर्स हो जाएगा, और वो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन व्हेन DML ऑपरेशन इज़ परफॉर्म। DML ऑपरेशन कौन से, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। जब भी ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तब हम वहाँ पर अगर ट्रिगर क्रिएट करते हैं तो वो ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा। आफ्टर दैट एलिमेंट्स ऑफ SQL। फॉलोइंग आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ SQL। पहला है डेटाबेस ऑब्जेक्ट, सेकेंड है कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स, थर्ड ऑपरेटर, फोर्थ एक्सप्रेशन, फिफ्थ
वेरिएबल, सिक्स्थ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है डेटाबेस के एलिमेंट्स हैं, एसक्यूएल के एलिमेंट्स हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एसक्यूएल। तो अब देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, सिलेक्ट ईएमपी नंबर ई नेम 12 इंटू सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इज इक्वल्स टू मैनेजर एंड सैलरी ग्रेटर देन एम्परसेंट वी सेल। तो यहाँ पर जो सिलेक्ट ईएमपी नंबर, हम लोग यहाँ पर टेबल ईएमपी नाम के टेबल में से दो चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हैं। क्या? ईएमपी नंबर, एम्प्लॉय का नंबर और एम्प्लॉय का नाम। उसकी सैलरी जो है वहाँ पर 12 इंटू सेल लिखा हुआ है, मतलब सैलरी को जो है 12 से मल्टीप्लाई करना है, कहाँ से? ईएमपी टेबल से। कंडीशन क्या लगाई हुई है, क्लॉज क्या लगाया हुआ है? जॉब होनी चाहिए मैनेजर और सैलरी जो है वो ग्रेटर देन एम्परसेंट वी सेल। जो भी सैलरी उसकी ऑलरेडी स्टोर है उसके एम्परसेंट, उसका एड्रेस जहाँ पर भी स्टोर है वहाँ से लेके आना है। तो ईएमपी इज़ द टेबल विच इज़ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ईएमपी एक टेबल है और ये एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। दूसरा है सिलेक्ट फ्रॉम वेयर आर कीवर्ड। सिलेक्ट एक कीवर्ड है, फ्रॉम एक कीवर्ड है और वेयर एक कीवर्ड है। जैसे C++ के अंदर प्रिंट सी आउट, सी इन ये कीवर्ड्स थे, वैसे ही यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर कीवर्ड्स है सिलेक्ट, फ्रॉम, एस्ट्रिक और ग्रेटर देन आर ऑपरेटर्स। एस्ट्रिक किस लिए यूज़ किया है हमने यहाँ पर? मल्टीप्लिकेशन के लिए। और ग्रेटर देन किस लिए यूज़ किया है? ग्रेटर देन साइन। तो एस्ट्रिक और ग्रेटर देन जो है ये यहाँ पर ऑपरेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 12 इंटू सेल इज़ एन एक्सप्रेशन। ये एक सैलरी जो है, ओरिजिनल सैलरी जो है, दैट मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज़ एन एक्सप्रेशन। वी सेल इज़ अ वेरिएबल, एक टेम्पररी वेरिएबल हमने बनाया है, दैट इज़ वी सेल। आफ्टर दैट 12 मैनेजर इज़ अ कांस्टेंट। 12 जो है ये कांस्टेंट है, हमको सैलरी को किससे मल्टीप्लाई करना है? 12 से। किसकी करना है? मैनेजर से। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इसको कहा, ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। सो इस क्लास में मैंने यहाँ तक एलिमेंट्स ऑफ एसक्यूएल तक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, लेक्चर 4, उसमें मैं कंटिन्यू करूँगी डेटा टाइप्स ऑफ एसक्यूएल। फर्स्ट यूनिट ही कंटिन्यू होगा। फर्स्ट यूनिट मैंने क्लास 2 में भी लिया था, क्लास 3 में भी मैंने वही लिया है, और क्लास 4 करूँगी यूनिट 1 को। तो जब ये लास्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा, उसमें हमारा यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो in class 2 and class 3 I explain all the topics of unit 1, and so our unit is completed, but except only data types are left. सिर्फ डेटा टाइप वहाँ पर रह गए हैं। फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट के जो टॉपिक्स हैं मैंने क्लास 1 और क्लास 2 में मैंने कंप्लीट किए हुए हैं। सिर्फ वहाँ पर एक ही टॉपिक रह गया है, दैट इज़ डेटा टाइप्स। उसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगी। एंड सो नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम डेटा टाइप्स देखेंगे, डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल। सो वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and stay home and stay safe.